हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले देख ले, फिर ही ये टॉपिक आगे समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम शो करेंगे कि पी एन एक्स जो है वो कोफिशिएंट होगा जेड रेज टू पावर एन का, जब हम 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, to show that Pnx is the coefficient of z raised to power n in the expansion of 1 minus 2x z plus z square raised to power minus 1/2 in ascending powers of z। मतलब जब हम इस टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो Pnx जो होगा वो z रेज टू पावर n का कोफिशिएंट्स होगा और वो z की वैल्यूज़ जो हैं असेंडिंग पावर में होंगी। ठीक है, मतलब z रेज टू पावर 1 देन z रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे सॉल्व करने से पहले हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे विच इज़ a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने z माइनस जेड को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आई। अब हमारे पास ये एक्सपेंशन जो है वो प्लस फॉर्म में है और ये जो है हमारा नेगेटिव में आ गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे और ये जो माइनस की टर्म है वो एक ब्रैकेट में ले लिया हमने से। ठीक है, हमने ये जो माइनस की टर्म थी वो ब्रैकेट में ले लिया और बाहर प्लस ले लिया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख लिया अपने 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 को। ठीक है, अब हम नॉर्मली देखेंगे कि 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस 1/2 कंसिडर नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ सिंपल n देखते हैं। ठीक है, तो उसके साथ इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एन सी 0 1 रेज टू पावर n। मतलब अगर हम इस टर्म को देखें 1 प्लस ये क्या है, ये a है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, जो यहाँ पे a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड b रेज टू पावर 1। ठीक है, मतलब ये जो 1 है वो हमारा a है, इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, और ये जो है हमारा b होगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन हमने आगे अपने फर्दर सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम NC1 ये सारे टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब NC0 जो है, NC0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता है और इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसे होगा और इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, हमें पता है कि n सी r की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी के साथ कंपेयर करके हमने NC0 की वैल्यू फाइंड की है। अब हम NC1 को कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के साथ। अब हमारे पास क्या जाएगा, n फैक्टोरियल, r यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल देन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने NC1 की वैल्यू लिखी है और ये जो टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमने NC2 को भी ऐसे सिमिलरली सॉल्व किया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड आगे बाकी जो टर्म्स हैं हमारी वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो n फैक्टोरियल उसकी क्या होती है, वो n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे इसकी टर्म्स होती हैं। तो हमने सिर्फ n माइनस 1 तक सॉल्व किया तो वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली NC2 जो ये हमारी ये वैल्यू थी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये टर्म बचेगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n की वैल्यू इक्वल टू माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे हमारे ये टर्म की पावर क्या है, माइनस 1/2 और यहाँ पे हमने सॉल्व किया था लेके पावर n। ठीक है, अब हम माइनस 1/2 लेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी हमारे पास n था वहाँ पे हमने माइनस 1/2 पुट किया यहाँ पे। ठीक है, n मतलब माइनस 1/2।
ठीक है, और फिर ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। फिर यहाँ भी n को -1/2 पुट किया, देन n-1 हो जाएगा -1/2 -1 एंड वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे हमने सिर्फ 2 टर्म्स का सॉल्व किया था NC2 तक। अगर हमारे पास NC3 भी हो तो उसको सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे अगर NC3 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ n-1 n-2। तो वही हमने n की वैल्यू को पुट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी सॉल्व किया तो हमारे पास सारी पॉजिटिव की टर्म्स आ गई, ठीक है। जो भी यहाँ पे नेगेटिव थे, नेगेटिव्स नहीं आएंगे हमारे पास। सॉल्व करने के बाद हमारे पास नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2, देन -1/2 -1 इज इक्वल टू -3/2। तो ये जो है ये z² हो जाएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व किया, हमारे पास क्या आएगा 1 × 3 अपॉन 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। और 2 × 2 यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल भी है, वो हम आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ये चीज़ सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। और अगर हम n टर्म्स लें, क्योंकि यहाँ पे हम n टर्म्स ले रहे होंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हम लास्ट की जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, हमें पता है कि जो ऊपर है यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 1 3 देन 5, मतलब कि हमारे पास ऑड टर्म्स आ रही हैं। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी 2n-1। यहाँ पे अगर हम n को अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2n-1 की यहाँ पे 2n-1 में अगर n = 1 पुट करें हमारे पास 1 आएगा। देन अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो हमारे पास 3 आएगा, 3 पुट किया तो 5 आएगा, मतलब ये टर्म हमारी आ रही है। तो लास्ट में हमारे पास सबसे लास्ट टर्म भी हमारी ऑड टर्म होगी, ठीक है। तो ऑड टर्म बनाने के लिए हमने 2n-1 लिख दिया। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हर टर्म में, यहाँ पे अगर देखें तो 1 फैक्टोरियल होगा, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल। तो हमें n टर्म्स लेनी है, तो हमारे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। देन ये लास्ट टर्म हमारी z⁻n होगी, ठीक है। इस स्टेप में हमने सारी टर्म्स को सॉल्व किया तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई, ठीक है। 1 यहाँ पे लास्ट टर्म स्टेप में हमारे पास क्या था 1/2 3/2/2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये था ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, ये 2 तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि अपॉन में है तो क्या आ जाएगा 1 × 3/2 फैक्टोरियल वाला ये 2 आ जाएगा, ठीक है। देन 2 × 2 4, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे ही लिख दी, ठीक है। अब जब हम फर्दर टर्म्स को सॉल्व कर रहे थे, जैसे ये फर्स्ट टर्म, देन ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमारे पास ये फर्दर ये सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन ये सारी टर्म्स आ रही थी। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो कि जब हम डिनोमिनेटर टर्म्स को अगर हम 3 4 5 टर्म्स तक लेके जाएंगे तो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स आएंगे। तो लास्ट टर्म तक हमारे पास, क्योंकि ये nth टर्म होगी, तो हमारे पास ये लास्ट हमारे पास क्या डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 4 6 टिल 2n तक होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी लास्ट टर्म है। अब हम इस लास्ट टर्म से एक पहले वाली टर्म भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें z⁻n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है बाद में। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है इसके जस्ट एक पहले टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। ये nth टर्म है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी n-1th टर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बाकी सारी चीज़ हमारी एज इट इज़ रहेंगी, बस ये लास्ट टर्म से एक आगे वाली टर्म क्या होगी z⁻n-1 देन 2x - z⁻n-1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 - 1 है, तो इससे जस्ट आगे वाली टर्म क्या होगी, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ऑड टर्म रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2n-1 लास्ट टर्म थी, इससे जस्ट आगे वाली टर्म क्या होगी -2, तो क्या हो जाएगा 2n-3, क्योंकि हमें ऑड टर्म्स रखनी है, ठीक है। तो हम -2 करेंगे ताकि ऑड टर्म्स रहें, इवन टर्म्स ना आए, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2n है, तो हम क्या करेंगे, और इवन टर्म नीचे इवन टर्म्स हैं, ऊपर ऑड टर्म्स हैं, तो नीचे ऑड टर्म्स रखने के लिए जस्ट 2n से पहले हमारी टर्म क्या होगी 2n -
2, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे z रेज़ टू पावर n के, ठीक है। वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ z रेज़ टू पावर n इन दिस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट्स होंगे z रेज़ टू पावर n के वो क्या होंगे, ठीक है। पहले कोफिशिएंट लिखने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो हमें पता है कि z रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, ये फुल टर्म हमारी एक तो एज इट इज़ आ जाएगी ये कोफिशिएंट। अब हमारे पास z रेज़ टू पावर n के साथ मल्टीप्लाइड है 2x माइनस जेड रेज़ टू पावर n। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमें देखना हो कि 2x माइनस जेड की पावर होल पावर n में z की पावर n का कोफिशिएंट देखना हो तो उसके लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ये फुल टर्म यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और इस पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक a रेज़ पर a प्लस बी रेज़ पर n इज इक्वल टू एन सी 0 a रेज़ पर n b रेज़ पर 0 प्लस एन सी 1 a रेज़ पर n माइनस 1 b रेज़ पर 1 एंड सो ऑन। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस ऑफ z रेज़ टू पावर n एंड अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो हमें डायरेक्टली लिख देना है, जब हम ये अपनी टर्म्स लिखेंगे ये पहली पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो ठीक है। ऐसे सो ऑन, ऐसे हमारी टर्म्स चलती रहेंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब z रेज़ टू पावर n बाहर है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हम z रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई करें अंदर तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, एन सी 0 इज़ 1, तो 2x रेज़ टू पावर n इंटू जेड रेज़ टू पावर n माइनस ये टर्म क्या आ जाएगी n माइनस 1 एंड सॉरी ये टर्म हमारी आएगी n, क्योंकि एन सी 1 को अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ n रह जाएगा, ठीक है। तो 2x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड z रेज़ टू पावर 1 सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे हमने अंदर z रेज़ टू पावर n को मल्टीप्लाई भी किया तो ये प्लस n हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें z रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए और किसी भी z की पावर का हमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्टली फर्स्ट टर्म में z रेज़ टू पावर n आ रहा है, बाद में हमारे पास z रेज़ टू पावर n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही कोफिशिएंट लेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म में ही हमारे पास z रेज़ टू पावर n आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमने यूज़ किया और हमारे पास यहाँ पे लिख दिया कि जो इस टर्म में हमारा z रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ये टर्म एज इट इज़, एंड इस टर्म में से हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा 2x रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। इस टर्म में डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n हमारा कॉमन आएगा क्योंकि हमारे पास ये n टर्म्स हैं। जब हमने ये सिंपली, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे पावर क्या आएगी, ठीक है, तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो, लास्ट टर्म में से 2 हटा दो। जब हम लास्ट टर्म में से 2 हटाया तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2n में से हमने 2 कॉमन लिया, हमारे पास n आया। मतलब कि लास्ट टर्म जो है वो हमारी nth टर्म है, फर्स्ट से स्टार्ट किया है nth टर्म तक, तो हमारी 2 की पावर्स की कितनी होंगी, n होंगी। मतलब हमने n टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो हमारे पास ये टर्म आई थी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो पावर क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचा n, मतलब कि 2 की पावर यहाँ पे n आएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास nth टर्म थी और हमने 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2x होल रेज़ टू पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n, तो ये 2n मतलब 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में ये टर्म आएगी 1 2 3 टिल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लेंगे इक्वेशन नंबर A। ये तो था कि जब हमने लास्ट टर्म का कोफिशिएंट फाइंड किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर n इन 1 3 5
टिल 2n-3 अपॉन 2 4 6 टिल 2n-2 z रेज़ पर n-1 2x माइनस z रेज़ पर n-1 हम मतलब हमने सेकेंड लास्ट टर्म ली है यहाँ पे, ठीक है। n से जस्ट पहले वाली टर्म का हमने अभी यहाँ पे z रेज़ पर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, इस होल टर्म को हम यहाँ पे लेंगे और इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्म है, सॉरी नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिवली हमारे पास प्लस माइनस ऐसे टर्म्स में हमारे पास साइंस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी n-1 c0, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा और ये एज इट इज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास है n-1 c1, तो इसका n-1 c1 को कैसे लिखेंगे हम, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे हमारे पास n-2 फैक्टोरियल आएगा और देन n-1 c2, इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम n-1 c2 को सॉल्व करें हमारे पास क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ जाएगा n-3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हम अब z रेज़ टू पावर n-1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस एक्सपेंशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्दर सॉल्व किया जब हमने n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, तो इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास n-1 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम ये सारा सॉल्व करने के बाद हम अगर z रेज़ टू पर n-1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, 2x रेज़ टू पर n-1 z रेज़ टू पर n-1, मतलब यहाँ पे हमारा z रेज़ पर n नहीं आया तो हम इस टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। देन माइनस n-1 2x रेज़ टू पर n-2, देन z रेज़ टू पर n-1 प्लस 1, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है और यहाँ पे n-1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी माइनस ऑफ n-1 2x रेज़ टू पर n-2 एंड z रेज़ टू पर n, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे z रेज़ टू पर n की फॉर्म आ गई। अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कहीं भी z रेज़ टू पर n नहीं आएगा, वहाँ पे फर्दर एडिशन में हमारे पास n+1 ऐसे हमारे पार्ट्स आएंगी z की, तो हमारे पास यहीं पे z रेज़ पर n आ गया, मतलब यहाँ पे z रेज़ पर n का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस ऑफ n-1 2x रेज़ टू पर n-2, ठीक है। z रेज़ टू पर n का यहाँ पे मल्टीप्लाई टर्म ये है, तो यही इसका कोफिशिएंट होगा। मतलब अब हम लिख सकते हैं कि ये जो सेकंड लास्ट टर्म थी इसका कोफिशिएंट क्या होगा दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में से टू की जो मतलब 2 को हम कॉमन लेंगे और फिर हमारे पास कॉमन लेके क्या आएगा 2 रेज़ टू पर n-1। अब हमारे पास ये पावर n-1 कैसे आई, जैसे पहले बताया था लास्ट टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लिया हमारे पास n-1 आया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो लास्ट में हमारे पास बचा क्या n-1, मतलब कि ये n-1 टर्म्स थी, तो लास्ट में n-1 आया। कितनी टर्म्स थी n-1, मतलब कि हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया था अंदर n-1 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास ये टर्म आई थी, ठीक है। तो मतलब अगर हम 2 को कॉमन लेंगे 2 रेज़ पर n-1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फर्दर ये टर्म आ जाएगी। अभी हम ये हमारे पास कैसे टर्म आई, यहाँ पे हमने 2x रेज़ टू पर n-2 को अलग अलग लिख लिया, 2 रेज़ टू पर n-2 एंड x रेज़ टू पर n-2। नीचे हमारे पास क्या है 2 रेज़ टू पर n-1। अब इस 2 की पावर को हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इस टर्म को देखेंगे 2 रेज़ टू पर n-1 था, इसको हम नीचे लेके आए तो -n+2 हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पर 1 बचा, -1 + 2 = 1, तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2n-1 अपॉन n, पहले 2n-1 अपॉन n को मल्टीप्लाई किया, देन इसी को हमने डिवाइड किया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2n-1 को एक बार मल्टीप्लाई किया देन डिवाइड किया, फिर n को भी हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। अब हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, डिनोमिनेटर में हमारे पास n-1 था, ठीक है, इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए हमारे पास एक n चाहिए था हमें डिनोमिनेटर में, तो हमने n को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन
2n-1 को हमने क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि जब हमने z रेस्ट पर n का कोफिशिएंट हमारे पास a इक्वेशन आई थी, वहाँ पे ऊपर हमारे पास 2n-1 था, ठीक है। तो वो सारी टर्म्स को हमें कॉमन करने के लिए हमने 2n-1 को मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइड भी किया, और यहाँ पे n फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने n को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2n-1 यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे और n को हम यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, ये n और एक n-1 हमारे पास ऑलरेडी पहले आ रहा था यहाँ से ऊपर से ही, ठीक है, n-1 आ रहा था। बाकी x रेज़ पर n-2 अपॉन ये जो हमने डिवाइड किया था एक्स्ट्रा यहाँ पे 2n-1, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया हमने तो ये टर्म हमने एक साथ लिखी, देन इसको हमने n फैक्टोरियल लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें रीअरेंज करी और हमने ये लिख दी, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन b, ठीक है। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z रेज़्ड पर n इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। ये टर्म क्या होगी, थर्ड लास्ट टर्म। पहले हमने z रेज़्ड पर n वाली टर्म्स दी थी, फिर z रेज़्ड माइनस n-1 आया, अब हमारे z रेज़्ड पर n-2, मतलब कि जो लास्ट टर्म थी उससे पहले वाली टर्म, फिर देन उसके एक पहले वाली टर्म ली हमने। अब ये वो वाली टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसी प्रोसीजर वो सारा सॉल्व करेंगे, हम फॉलो करेंगे। z रेज़्ड पर n-2 2x माइनस z रेज़्ड पर n-2 को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। देन जब हम z रेज़्ड पर n-2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z रेज़्ड पर n कब आएगा, जब अगर हम यहाँ पे z रेज़्ड पर n-2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस z n-2 z रेज़्ड पर n-2, यहाँ पे तो n आया नहीं, ठीक है। माइनस अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये टर्म को हटा के सिर्फ z वाली टर्म्स को देखें तो ये z ऑलरेडी है, और अगर हम z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा n-1 z रेज़्ड पर n-1। यहाँ पे फिर से z रेज़्ड पर n नहीं आया। अगर हम नेक्स्ट टर्म में देखें, यहाँ पे क्या है, z रेज़्ड पर 2, बाहर क्या है n-2, तो प्लस n-2, 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या है z रेज़्ड पर n। मतलब z रेज़्ड पर n के कोफिशिएंट्स अब हमारे पास क्या आएंगे, ये टर्म हमारी एज इट इज़, और इस टर्म में से हमारे पास कोफिशिएंट्स आए ये, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके फर्दर फिर किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 रेज़्ड पर n-4 इंडिविजुअल लिखा, 2 रेज़्ड पर n-4, x रेज़्ड पर n-4, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक 2 रेज़्ड पर n-2 है, तो इनकी जो हम पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 रेज़्ड पर 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका रीज़न वही है, यहाँ पे नीचे हमें n फैक्टोरियल बनाना है और ऊपर हमारी टर्म स्टिल 2n-1 रहें, इसलिए हमने 2n-3 2n-1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर और देन डिवाइड किया नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n-2 तक ख़त्म हो रहा था और n तक लेके जाने के लिए हमारे पास क्या टर्म्स चाहिए थी, n-1 देन n आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से रीअरेंज करा, 2n-5 के बाद 2n-3 देन 2n-1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये टर्म को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे इसके साथ, और बाकी जो बची हुई टर्म्स थी उनको हमने रीअरेंज करके हमारे पास ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये नीचे वाली टर्म तो हमारे पास n फैक्टोरियल बन गई और ऊपर वाली टर्म हमारी 2n-1 तक जाएंगी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह जैसे इक्वेशन a, इक्वेशन b, इक्वेशन c हमारे पास लास्ट से फर्दर आगे आगे आते हमने z रेज़्ड पर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, तो वैसे अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और उनको देन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो टर्म है हमारी, अगर आपने देखा हो इक्वेशन a, इक्वेशन b, इक्वेशन c में ये जो टर्म है ये सब में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और जब हमने वहाँ पे हमने एडिशन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन a थी वहाँ पे हमारे पास इस टर्म के अलावा x रेज़्ड पर n था, ठीक है। इक्वेशन b में हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाइड में ये था, देन इक्वेशन c में हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाइड में ये था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो अगर हम देखें लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो हमारा इसी फॉर्म का था, और उसे हम कहते हैं Pn(x), ठीक है। दिस इज लेजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। जब हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था तो हमारे पास यही फॉर्म आई थी, ठीक है। इसको हम कहते हैं Pn(x), और ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, सारी की सारी z रेज़्ड पर n की कोफिशिएंट्स हैं,
ठीक है। अगर हमारे पास जेड रेस पर एन के कोफिशिएंट्स ये हैं और इनकी वैल्यू पी एन एक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी एन एक्स जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस्ट पर एन है, जब हम 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर होल रेस्ट पर -1/2 का एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। वी नीडेड टू प्रूव दैट in the expansion of 1 minus 2x z plus z square whole raised per -1/2 the coefficient of z square z cube till z raised per n will be p1x p2x p3x and pnx। मतलब हमें जो हमारी थ्योरम थी वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि z रेस्ट पर n का जो कोफिशिएंट z रेस्ट पर n के कोफिशिएंट सॉल्व करते करते हमारे पास जो पी एन एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर हम जेड रेस्ट पर 1 देखें तो हमारे पास पी वन एक्स आएगा, जेड रेस्ट पर 2 देखें तो पी टू एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर एन जो है वो पी एन एक्स है। तो यहाँ पे एन की जगह हम 1 2 3 पुट करते रहेंगे, वैसे हमारे पास यहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री भी सिमिलरली वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पर -1/2 को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन की थी हमने स्टार्टिंग में, तो वहीं पे कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस जेड p1x प्लस जेड स्क्वायर p2x एंड सो ऑन टिल जेड रेस्ट पर n pnx, और इसे कंबाइन करके हम लिख सकते हैं समेशन जेड रेस्ट पर n pnx। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि z रेस्ट पर 0 एंड p0x, तो p0 ऑलरेडी हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, z p1x। ठीक है, तो मतलब ये सारी एडिशन की टर्म्स ही हमने समेशन लगाया, तो ये हमारा 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पर -1/2 की जब हमने एक्सपेंशन की तो हमारे पास ये टर्म आई। तो हम यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं दैट p in the expansion of 1 minus 2x z plus z square raised to power -1/2 pnx is the coefficient of z raised to power n। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।